एग्जीक्यूट हुआ है, अच्छा खासा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि उसी प्लानिंग को फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तुम क्या कर रहे हो, आखिरी में बड़े क्वेश्चन लिख रहे हो, वो सही नहीं है अप्रोच, ये चीज़ याद रखना। वो पहले ही निपट जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे टोटल नंबर कितने 200 का होता है ना पेपर। हाँ सर। एक पेन क्यों नहीं चल रहा। देखो 200 नंबर का है। अब जिसमें से अपना है 8 इंटू 10 80 नंबर का ये है, ठीक है। और 12 इंटू 10 120 नंबर का ये है। 120। टोटल टाइम 3 घंटे होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अब इस टाइम को आप डिवाइड करो इसी नंबर के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना। तो अगर अपन मान लो कि 200 नंबर है तो 100 नंबर का डिवाइड करेंगे तो भाई डेढ़ आवर हो, 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया। तो लगभग इसमें से भी, अब इसमें से या डिवाइड कर लो डायरेक्ट। आप कैसे डिवाइड करोगे इसको, जैसे टाइम में अपने को करना ना 180 मिनट है, ठीक है। 180 मिनट में मार्क्स 200 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 0 आराम से 2 10 9 0.9। नहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, 1 मिनट सर नीचे दो सही तो है सर। मतलब देखो जैसे मतलब कि ये चीज़ याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन में अपने को कितना टाइम देना ये पता होना चाहिए। इसे एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है, और इस क्वेश्चन के लिए एक 7 मिनट। किसके लिए, इसके लिए 7 8 56, और इसके लिए 12 नंबर के लिए कितना मान के चल रहे हो आप, 11 मिनट। इसके लिए 11 इंटू 120 110 प्लस 24, और इसके लिए कितना मान के चल रहे हो अब 12, अच्छा 12 क्वेश्चन नहीं 10 ही क्वेश्चन होते हैं ना, तो 11 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मान के चल रहे हो तो 110, और उसके लिए कितना मान के चल रहे हो 7 मिनट सर। 7 तो 70, हाँ फिक्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से समझो, जब स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपको 35 मिनट में, ध्यान से समझना, स्टार्टिंग के 35 मिनट में आपको ये जो है 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी 40 मिनट लगे, पर ये माइंड में रखो, ये बहुत काम करती है प्लानिंग, याद रखना। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ये 40 मिनट से ज़्यादा नहीं जाए। तो सबसे पहले ट्राई करना है 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको ये 40 मिनट में कंप्लीट कर लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आप अटेम्प्ट करोगे 11 से लेकर 20 नंबर तक, याद रखना ये चीज़, इसीलिए आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो इधर जो अपने पास 110 मिनट है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि ट्राई तो ये करोगे 35 मिनट तक आ जाए धीरे धीरे, पर कोई नहीं 40 मिनट हो गया, 1.5 घंटा हो गया मान के चलो अपने को ना, 150 मिनट हो गई। अब अपने पास आधा घंटा बचेगा, ठीक है। आधा घंटा बचेगा तो आधा घंटे में आराम से जो 5 क्वेश्चन है ना वो आराम से कर लोगे तुम, क्योंकि आखिर में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर मान लो कोई नहीं, अगर इधर 20 मिनट भी बची ना, 20 मिनट भी बची ना, तब भी कर लोगे, याद रखना ये चीज़। तो अब की बार जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना इस तरीके से अटेम्प्ट करो, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, फिर 11 से 20 सारा कंप्लीट, उसके बाद में फिर जो बचे हुए जो क्वेश्चन रहेंगे वो करना। टाइम बस ये है याद रखना कि यहाँ पे मैनेज कर लेना, ये 35 मिनट से ज़्यादा नहीं जाए, 40 से तो किसी हाल तो ज़्यादा नहीं, अगर 40 से लग रहा है ना फट से इधर आ जाना। फिर ये कंप्लीट करने के बाद में ये सोचना है कि आखिर में 20 मिनट जरूर मिले आपको। फिर इसमें अगर मान लो कि 20 मिनट है 5 क्वेश्चन करना है, कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट जो है मेन बॉडी को टारगेट करना, कोई कंक्लूजन कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैनेज करना। देखो मैंने यूपीएससी में ऐसे ही किया था, इसी पैटर्न से मेरा एक ही क्वेश्चन नहीं छूटा था, ठीक है। तो दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, इसको अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो हो जाएगा। इथिक्स में याद रखना कि जैसे केस स्टडी पहले कर लेना, ये याद रखना, इथिक्स में केस स्टडी कर लेना, उसके बाद में जो है वो तो 12 ही नंबर का केस स्टडी आता है। अच्छा हाँ सर, केस स्टडी तो सर बनने लगा है, मतलब अच्छा बनने लगा, केस स्टडी में जो दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। हाँ बस उसमें याद रखना कि टाइमिंग के मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो वो चीज़ ज़रूर याद रखना। तो ये तरीका अपनाना, वो आप गलती करे हो उसमें क्या होता है कि फिर आप इस छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, याद रखना ये चीज़, तो फिर इसीलिए वो टाइम लग रहा है। तो अब आप इस तरीके से करना, तो और उस तरीके से करोगे तो आखिरी में देखो, आखिरी में बस वही याद रखना, जैसे मान के चलो कंप्लीट हो 11 से 20 करने के बाद कितना मिनट बच रहा है, ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करो। 20 मिनट बच रहा है, 25 मिनट बच रहा है, या ऐसे बचना चाहिए तो 30 मिनट बचना चाहिए, लगभग ये मान के चलो बचना तो इतना चाहिए। अगर मान लो 20-25 मिनट भी है तो आप आराम से मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
तो वो जरूर है। फिर दूसरी बात याद रखना, जैसे अभी इन 4-5 क्वेश्चनों करो तो फ्लो चार्ट बना दिया, मेन डिमांड जिस पर कारण पूछ रहा है तो कारण खटापट ये लिखा, ठीक है, कारण लिखा, समस्या लिखा मान लो, ठीक है, ये किया, समाधान, बस खत्म बात। इसी तरीके से लिख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। पर मेरा मानना है कि आप इस तरीके से अप्रोच, टाइम का जरूर ध्यान रखो और घड़ी लेके जाया करो एग्जाम में, ऐसे नहीं, पूरा प्लानिंग से करो। प्लानिंग से करोगे ना तो चीज़ें हो जाती है। मैंने बस इसी चीज़ को ध्यान रखा था तो आराम से हो गया था मेरा। मैं स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, फिर उधर 11 से 20 जाता था, पूरा वो किया कंप्लीट, उसके बाद में इधर आता था, तो वो हो जाता था, मतलब आराम से पेपर कंप्लीट हो जाता था। चलो अब अपना ऐसे चेक करते हैं। थोड़े काटापीटी याद रखना, एग्जाम में ना हो तो ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में नई पीढ़ी की भूमिका क्या है। अब ध्यान समझो कि नई पीढ़ी जो है, जो जनरेशन है, वो कैसे साहित्य का, और याद रखना 2 चीज़ है, साहित्य है और संस्कृति है, उसमें संरक्षण में इसकी क्या रोल रह सकता है, ठीक है। तो सवाल से उस बारे में अपन लिखेंगे, ठीक है। यदि किसी राष्ट्र की आत्मा को जानना है तो उसके साहित्य और संस्कृति में झांकना चाहिए, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब कभी भी ना थोड़ा एक ही याद रखना कि ट्राई ये करो कि जब भी आप इंट्रोडक्शन, मतलब ऐसे कोट से शुरू करते हो ना, थोड़ा बहुत कोट को एक्सप्लेन करो, और ऐसा एक्सप्लेन करना है कि ताकि आपकी जो ये थीम है वो क्लियर हो जाए इंट्रोडक्शन में, ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई सटीक, आपको अगर आप कोट्स यूज़ करें तो एकदम सटीक होना चाहिए वो, तो ये चीज़ याद रखना। भारत जिसके धरोहर हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता में निहित है, अपने साहित्य में संस्कृति विविधता पर गर्व करता है, लेकिन आज के वैश्वीकरण के युग में जब सांस्कृतिक पहचान होगी, याद रखना इसे, पहचान धूमिल हो रही है, तब नई पीढ़ी पर अपने सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन का महत्वपूर्ण दायित्व आ गया, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन अपना जो है इससे मेल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे आपने क्या लिखा है। लेकिन साहित्य व संस्कृति के संरक्षण से पहले हमें जानना भी जरूरी है कि इन दोनों से क्या आशय है एवं इनका हमारा जीवन में क्या औचित्य है, ठीक है। ये अच्छी शैली है। इसमें क्या करते हो, आप खुद ही क्वेश्चन करोगे, अब इसी अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे इसका आंसर देते जाओगे, ठीक है। तो याद रखना कि जैसे ये तरीका, जब भी आप क्वेश्चन वाला तरीका अपनाओगे तो यहीं पे सारा मतलब यहाँ पे आपके माइंड में सारा डायमेंशन आ जाना चाहिए कि मैं ऐसे को लेके कैसे जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अतः यहाँ साहित्य समाज के हित की भावनाओं को समाहित करते हुए समाज की समकालीन प्रवृत्तियों, विमर्शों में मूल्यों को समाहित करता है। इस कारण इसे समाज का प्रतिबिंब भी कहते हैं। जैसे प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में तत्कालीन समय की किसान की समस्याओं को दिखाया गया है। वहीं संस्कृति जीवन शैली, कला, मूल्यों, परंपरा को सम्मेलन है जो एक राष्ट्र को आकार देती है, जैसे गंगा जमुना संस्कृति, ठीक है। वहीं इसके दूसरे पक्ष की, भाई इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इनका क्या महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर तो इस प्रकार दिया जा सकता है कि दोनों मिलकर किसी राष्ट्र की पहचान, गौरव और अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। साथ ही संस्कृति व साहित्य सामाजिक एकता, नैतिकता और जीवन दृष्टि का पोषण करते हैं। जैसे कि तुलसीदास के रामचरितमानस में संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली भारतीय संस्कृति में देखा जा सकता है। धरती की धड़कन है संस्कृति हमारी, अक्षरों में बसी है सभ्यता की प्यारी, ठीक है। अतः साहित्य व संस्कृति के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करने के बाद वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इनका संरक्षण के लिए नई पीढ़ी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जो विभिन्न साहित्य योगदानों व नवाचारों के माध्यम से आधुनिक भाषा में पारंपरिक मूल्यों को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे विभा रानी जैसे युवा लेखिका हिंदी नाटकों व लोक कथाओं के समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। इसके एक और संरक्षणीय उपाय के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, जिसमें नई पीढ़ी ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल के माध्यम से साहित्य और संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। जैसे कि भारत एक खोज जैसे डिजिटल प्रोजेक्ट में युवाओं की भागीदारी द्वारा यह संरक्षण संभव हुआ, ठीक है। अच्छा है। इसके अलावा नई पीढ़ी स्थानीय भाषा व बोलियों के संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा में साहित्य, कविताएं व लोकगीतों का संकलन कर उन्हें प्रसार कर भारतीय संस्कृति व साहित्य से आम जन को परिचय कराती है तथा सांस्कृतिक उत्सवों जैसे कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों द्वारा भी, उदाहरण के लिए स्पीक मैक के जैसे मंचों पर युवा भारतीय शास्त्रीय कलाओं का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन क्या हम ये मान लें कि नई पीढ़ी इसमें पूर्णतः सफल हो सकेगी, जहाँ नई पीढ़ी वर्तमान के भूमंडलीकरण के समय में पाश्चात्य प्रभाव के कंबल को ओढ़े हुए है, जिसमें कहीं ना कहीं पारंपरिक मूल्यों का शरण भी हो रहा है। साथ ही इसमें अनेक चुनौतियाँ भी है, जैसे भाषाई संकट, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व घट रहा है, वह अंग्रेजी को नई पीढ़ी अपना रही है। डिजिटल युग के प्रभाव तक नई पीढ़ी त्वरित मनोरंजन की आदी हो चुकी है, जो गंभीर साहित्यिक अध्ययन का कम महत्व दे रही है। ठीक है। साथ ही लोक संस्कृति अपेक्षा कर ग्रामीण परंपरा और लोक कलाएं लुप्त हो रही है, अतः इस दिशा में गंभीर प्रयास असंभव होगी। देखो थोड़ा ये देखो, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा चला गया, तो थोड़ा ये चीज़ भी याद रखना। पैराग्राफ जितना छोटा रखो उतना ज़्यादा याद रखना। अतः उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने में भारत की नई पीढ़ी को अपने साहित्य और संस्कृति संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भारतीय संस्कृति में साहित्यिक गहनता में पढ़ाई, सांस्कृतिक आदान प्रदान, जैसे गांव शहर के बीच सांस्कृतिक मेले तथा कुंभ मेला, युवाओं के लिए साहित्य लेखन को बढ़ावा देने हेतु प्रेरणादायक साहित्य पुरस्कार में दुर्लभ साहित्य व कला को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल आर्काइव्स का विकास जैसे प्रयास किए जा सकते हैं। नई किरण के संग चले नवयुग की वह थाम ले चलो संस्कृति का दीप, प्रगति महासिंधु पार, न हो विराम न हो विश्राम, हर अक्षर बने अभियान, युवकों बनो तुम साहित्य के पहरी, संस्कृति के अमर संतान। ठीक है। निष्कर्षतः यह कहना उचित है कि नई पीढ़ी के पास तकनीकी शक्ति, ऊर्जा, कौशल और दृष्टि का विस्तार है। यदि युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहकर साहित्य और संस्कृति को अपनाएं तो भारत का अमूल्य विरासत न केवल सुरक्षित रहेगी बल्कि नई रोशनी के साथ विश्व मंच पर चमकेगी। अतः नई पीढ़ी को यह याद रखना होगा, जो अपनी जड़ों को सींचते हैं वहीं आकाश में सबसे ऊंचा उड़ते हैं। ठीक है, कंक्लूजन अच्छा किया है। अब अपन ये देखते हैं कि पर हाँ, ये भी शब्द कितने लिखने होते हैं सर? यही 700 के आसपास। अच्छा, 6 पेज मिलते हैं सर। अब देखो, आपने इसमें साहित्य को बताया, फिर संस्कृति के सभ्य संरक्षण, अब इसमें कि नई पीढ़ी की क्या भूमिका हो सकती है उसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी जब भी ऐसे लिखोगे ना, तो जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो आपने साहित्य संस्कृति को थोड़ा ज़्यादा लंबा ले गए। ठीक है, उसमें आप मेन जो इसमें जो है भाई, नई पीढ़ी का की भूमिका क्या है। ठीक है, और भाई देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, जैसे नई पीढ़ी है तो भाई नई पीढ़ी से बात, पहली बात तो भाई संस्कृति होती है ट्रांसफ़र। अगर भाई नई पीढ़ी अगर जागरूक नहीं होगी, अवेयर नहीं होगी, तो संरक्षण नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा तो चीज़ें खत्म हो जाएगी। ठीक है, साहित्य भी खत्म नहीं। दूसरी बात, आपने वो लिखा भी भाई डिजिटल एरा है, तो स्वाभाविक सी बात है लोग या पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो दिक्कत होगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा इसमें आपने वो नहीं लिखा, थोड़ा डिजिटल एरा है, तो स्वाभाविक बात है आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर किताबें नहीं पढ़े तो अपने को कुछ और तरीका लाना पड़ेगा ताकि साहित्य को कंजर्वेशन किया जा सके। उसके लिए कुछ नए मतलब निबंध प्रतियोगिता रख दी, इस टाइप से जो है पहला अपने इनिशिएटिव करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि लोग उस चीज़ के लिए अवेयर रहे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत संकट भी दिखाना है कि अगर मान लो कि नहीं, अगर नई पीढ़ी भूमिका नहीं निभाएगी तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक बात है कल्चर भूल जाएगा। तो फिर जो आपने आखिरी जो लाइन लिखा है इसमें, जो अपनी जड़ों को सींचते हैं वहीं आकाश में सबसे ऊंचा उड़ते हैं, एक और है ना, मतलब कि जो अपनी संस्कृति को और सभ्यता को जो भूल जाता है ना, वो देश कभी विकास नहीं कर पाता। ये चीज़ याद रखना। इसमें एक दो एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते थे, जो संस्कृति और सभ्यता का जिन्होंने संरक्षण किया वो देश आज बहुत आगे है, जैसे जापान देख लो आप, स्वाभाविक सी बात है उन्होंने अपना कल्चर को नहीं खोया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि बस ठीक है, मतलब अच्छा है, पर कुछ लाइनें कि भाई नई आधुनिकता के दौर में मॉडर्नाइजेशन होने के तरीके में ऐसा नहीं कि अपने भारतीय जो मूल तत्व है उनको भूल जाए। वो स्वाभाविक सी बात है कि जब संस्कृति को कोई भूलता है ना, तो याद रखना कि उसमें सामाजिक पतन बहुत होता है। फिर जैसे महिलाओं का जो है स्वाभाविक सी बात है रेस्पेक्ट वैल्यू खत्म होती है। जैसे अभी देखो ना, तो इसमें इस तरीके से भी आप जोड़ सकते थे कि संस्कृति, भाई संस्कृति क्या है, संस्कृति में ये सारे जैसे एटिकेट आते हैं, आचरण आते हैं, वृद्धों को सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। जब अगर ये नई पीढ़ी अगर स्वाभाविक सी बात है इसका संरक्षण नहीं करेगी, लोग जानेंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है उन मूल्यों का पतन होगा। तो फिर इसीलिए वृद्धाश्रम ये सारी चीज़ें चलेगी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कभी भी जब भी आप ऐसे लिखो ना, तो अपने आप को मूव ऑन सोसाइटी के प्रति जरूर किया करो। और दूसरी बात थोड़ा इसमें सब्जेक्ट वाला भी वो कम दिखा कि आपको थोड़ा ना साहित्य जो है संस्कृति, भाई इसको कैसे आप लेके जाओगे, जिसमें मैंने सोशल एंगल एक ये दिया। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जैसे संस्कृति है तो जैसे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, ये भी तो लिखो, तो ये वैश्विक व्यवस्था में क्या भूमिका निभाता है।
ठीक है। तो लीड कैसे करेंगे अपन सोसाइटी को अगर आगे जाना है, तो ये चीज़ें थोड़ा माइंड में अभी थोड़ा, कोई नहीं, अभी धीरे धीरे और लिखो। और मेरा कहना मतलब कि थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाओ, ठीक है। भारतीय समाज सोसाइटी को लेके चलो, जो अभी है प्रेजेंट टाइम में है। अब जैसे इसमें आपने गंगा जमुना तहजीब लिखा, पर उसमें ये पॉइंट नहीं लिखा कि सांप्रदायिकता इन चीज़ों का विकास हो रहा है, अपन उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए भी ज़रूरी है कि नई पीढ़ी इसका संरक्षण करे। समझ में है? तो मतलब करंट का जो इशू है उसके अनुसार जो मोल्ड करो अपने ऐसे को, तब ज़्यादा अच्छा होगा, ये चीज़ याद रखना। और फिर अभी है ना, साहित्य को लेके गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चला रही है, तो वो जरूर लिखो। हाँ सर। तो वो थोड़ा याद रखना, इस तरीके का करोगे तो। पर ये ठीक है, कोई नहीं, पर धीरे धीरे करो थोड़ा, जितना देखो कम शब्दों में इफेक्टिव लिखा जा सकता है, तो वो थोड़ा सही बात है। कोई नहीं, करते रहो, धीरे धीरे लिखोगे तभी। देखो ऐसे यही है, जितना लिखोगे उतने उतने नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। अभी जैसे इसमें है कमी, मैं बता रहा हूँ, कमी है इसमें, तो वो चीज़ याद रखना कि जब तक ये एक चीज़ याद रखना कि आप ऐसा लिख के नहीं जा सकते जैसे एग्जामिनर को टच ना करे। वो मतलब बोलते हैं हिल टच करवाना जरूरी होता है, और ऐसे में आपके पास अच्छा खासा मौका होता है। तभी सर नंबर देगा। सही बात है। क्योंकि मतलब उसको फील होना चाहिए ना भाई, क्यों जरूरी है कि भाई नई पीढ़ी की भूमिका इसके संरक्षण में क्या भूमिका है, और क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर भाई ये करेंगे तभी तो भाई सब ऐसी बात है, परंपरा का जो है आदान प्रदान होता रहेगा, तो वो चीज़ जरूरी है। कोई नहीं, करते रहो, लिखते रहो, जब जितना लिखोगे उतना हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आंसर राइटिंग में बताया उस तरीके से अप्लाई करना, हो जाएगा कंप्लीट टाइम में कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ हाँ सर, अब की बार मैं यही मेडिटेशन जाऊंगा, तो इस तरीके से करेंगे। हाँ, वो गलती तुम ये कर रहे हो ना कि आखिरी में फिर बड़े क्वेश्चन करते, फिर वो दिक्कत होती है, वो चीज़ आता है। तो हाँ सर, सही आपको सैंडविच बनाना है, 5 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन होगा, फिर 5 और बीच में जो है मेन जो है 120 नंबर के क्वेश्चन, उनको करना कंप्लीट आपको। कोशिश करूंगा कि पहले 5 क्वेश्चन खत्म हो जाए। हाँ, वो टाइम पे हो जाएगी। वो देखो उसके लिए आपके पास एलोकेट टाइम मतलब 35 मिनट है, तो वो उसी टाइम में हो जाए जितना अच्छा है, वो चीज़ याद रखना। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और वो हो जाता है, टेंशन मतलब हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा आराम से हो जाता है एग्जीक्यूट। बस ये चीज़ यार, थोड़ा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, ये भी इसमें थोड़ा मैच्योरिटी लाओ, ये भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है तुम्हारा। मैंने देखा आज भी 5-5 6-6 लाइनों में तुम लिख रहे हो, तो वो चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। और कोई नहीं, पढ़ते रहो, और ये चीज़ याद रखना, अपने आप को डीमोरलाइज फील मत कराना, ठीक है, पहली बात। हाँ, मतलब अभी जो भी करो, कोचिंग के नंबरों पे टेंशन मत लेना, ज़्यादा अच्छे आ जाए तब भी नहीं और ज़्यादा बुरे आ जाए तब भी नहीं, मतलब बैलेंस नंबर दे रहा है। हाँ, वो मैं देखा आज उसका, अश्विनी कॉपी देखा तो ऐसे कुछ भी नंबर दे रहा है, तो वो 4 से नंबर किसी कम नहीं। पता नहीं किस हिसाब से वो कोई नहीं, उनका ध्यान मत दो, ठीक है। वो देखो मेन जो चीज़ है, मैं जो सिखाते जा रहा हूँ बस उसको अप्लाई करते जाओ, बस नंबर की टेंशन मत लो। वो अगर फाइनल नंबर अपन देखेंगे, ठीक है, उधर अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, और कोई नहीं, अपना तैयारी करते रहो, बस ये चीज़ याद रखना। और अब मैं फिर बार बता रहा हूँ कि टॉपर्स की कॉपियाँ थोड़ा देखना शुरू कर दो, ठीक है। डेली एक कॉपी जरूर देखो, ठीक है। और उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको एक डायरी बना लो अपना, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बना लो, GS 1 2 3 4, और उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती जा रही है ना, उनको लिखते जाओ। फिर जैसे जब भी, जैसे मान लो GS 1 का टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें से वो चीज़ें पढ़ के जरूर जाओ, और वो जरूर वहाँ पे इंक्लूड करने का सोचो। जैसे मान लो फ्लो चार्ट मिल गया, ठीक है, कोई डायग्राम मिल गया, या कोई अच्छी लाइन मिल गई, ठीक है, तो वो जरूर अपना जो है आंसर में अप्लाई करो। ये है, मतलब शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा गेन कर सकते हो टॉपर्स की कॉपियों से, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया करो मैसेज करके, है ना। चलो ठीक है फिर, है ना, बाय।